And कैसा लग रहा है तुम्हें यार AR 1? Aditya Srivastava was your ethics module student. How did you felt when you saw the result? And secondly, कैसी थी उसकी जर्नी? तुम्हें लगता था कि उसकी रैंक 1 आएगी? सर ये तो कोई भी गैस नहीं कर सकता। मुझे लग रहा आदित्य को भी नहीं पता होगी कि उसकी रैंक 1 आएगी। बट या ये हमेशा लगता है कि टॉप 50 के लाइक मार्क्स आ रहे हैं, मतलब जो जिस तरह के आंसर्स लिखे जा रहे हैं टॉप 50 के लायक तो है। तो ऐसा तो डेफिनेटली लगता है। बट रैंक 1 तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। या आप कोई स्ट्रक्चर प्रिपरेशन इस बार करवा रहे हैं तो उसके बारे में तो हाँ, तो इसके लिए भी हमारा एक शॉर्ट मेंस प्रोग्राम है 2024 वाला। तो इसमें जो है बेसिकली 3 लेयर्स ऑफ मेंटरशिप रहेगी। तो पर्सनल मेंटर रहेगा उनका, मेरी जो है काइंड ऑफ ग्रुप मेंटरिंग रहेंगी, स्टडी सेशंस रहेंगे 10 स्टडी सेशंस, जिसमें मैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आंसर राइटिंग पे बात करूंगा। तो एथिक्स के लिए आप क्या करवा रहे हो इस बार इन 3 महीनों में? सो सर इन्हीं चीज़ों पे काम करेंगे। सबसे पहले तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे काम करेंगे, क्योंकि उसके बिना नंबर नहीं आ सकते। लॉट्स ऑफ एस्पिरेंट्स कम्स टू मी बोलते हैं सर हमारे नोट्स प्रिपेयर्ड है। अरे भाई 100 रुपये में नोट्स प्रिपेयर्ड हो जाता है। यू गो टू एनी शॉप एंड यू बाय देम नोट्स आर प्रिपेयर्ड। सो दैट इज नॉट द वे एथिक्स शुड बी प्रिपेयर्ड। Hello everyone, welcome to this special podcast at Vajiram and Ravi. And in this podcast, we will be discussing about the next 3-month strategy for mains exam. Because as you know that now that prelims are over, now we are left with less than 90 days for the mains exam. What to do, what should be your plan, what are the mistakes that you need to avoid. All these things we will be discussing in this podcast. And with me, we have our new addition at Vajiram and Ravi, Piyush Kumar, and he has been mentoring students for last many years, and many students have got rank under his mentorship this year. So first of all, Piyush, I welcome you in this podcast. Thank you so much, sir. And कैसा लग रहा है तुम्हें यार AR 1? Aditya Srivastava was your ethics module student. How did you felt when you saw the result? And secondly, कैसी थी उसकी जर्नी? Thank you so much, sir. And I think बहुत अच्छा लगा सर। आई थिंक फॉर लास्ट 6-7 years I've been mentoring students, and it's the first time that I was fortunate to have single digit rank. इसके पहले अंडर 50 में काफ़ी स्टूडेंट्स थे, बट सिंगल डिजिट रैंक नहीं थी, एंड दैट टू ऑल इंडिया रैंक 1. सो काफ़ी स्पेशल मोमेंट था मेरे लिए भी, और ऑफ कोर्स आदित्य श्रीवास्तव के लिए. एंड मुझे लग रहा है कि सर सबसे खास बात आदित्य की जर्नी की ये थी कि ही वाज ए रैंकर लास्ट ईयर. आई थिंक 235 समथिंग रैंक वाज देयर. ऑलरेडी रैंकर था, IPS था, एंड स्टिल ही वाज नॉट कॉम्प्लेसेंट अबाउट इट. उसने जब डिसाइड किया कि ही वांटेड टू अटेम्प्ट अगेन, देन he was chasing excellence all the time. Usually when we meet students, ना जनरली क्या होता है कि बच्चे हमसे कहते हैं कि सर एथिक्स में 100 नंबर आ जाए, 120 नंबर आ जाए, इसमें 130 नंबर आ जाए. दैट इज हाउ स्टूडेंट्स प्लान. एंड एट टाइम्स मैं उनको बोलता भी हूँ कि भाई UPSC 150 देगा तो मना कर दोगे क्या, है ना? तो यू शुड नॉट प्लान मार्क्स, यू शुड चेज एक्सीलेंस. मार्क्स तो UPSC देता है, एंड वो मुझे आदित्य की जर्नी में साफ साफ दिखा. सो ही वाज समवन हु वाज चेजिंग एक्सीलेंस ऑल द टाइम. आई रिमेंबर इवन बिफोर, आई थिंक 2 to 3 days बिफोर द मेंस, ही वाज सेंडिंग मी आंसर स्क्रिप्ट एंड सीकिंग फीडबैक ऑन दैट कि सर बताइए और क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ. एंड आई वाज लाइक कि भाई ये बंदा अभी भी 3 दिन पहले तक फीडबैक सीख कर रहा है, एंड मैं उसको वॉइस नोट पे बोल भी रहा हूँ कि भाई यू विल डू वेरी वेल, बट स्टिल सर और क्या कर सकता हूँ. सो आई थिंक that is what makes his journey very unique. And I think, sir, recently I met him also. I did one podcast with him at MPA, and he was so humble even after getting so much of success and fame. He's so humble. So very very inspiring person, I would say. तुम्हें लगता था कि उसकी रैंक 1 आएगी? सर ये तो कोई भी गैस नहीं कर सकता. मुझे लग रहा आदित्य को भी नहीं पता होगा कि उसकी रैंक 1 आएगी. बट या ये हमेशा लगता है कि टॉप 50 के लायक मार्क्स आ रहे हैं, मतलब जो जिस तरह के आंसर्स लिखे जा रहे हैं वो टॉप 50 के लायक तो हैं. तो ऐसा तो डेफिनेटली लगता है, बट रैंक 1 तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता. एंड आई थिंक सर देयर इज वन कॉमनलिटी बिटवीन यू एंड मी, दैट यू हैव ऑल्सो बीन मेंटरिंग स्टूडेंट्स फॉर लास्ट 7-8 years, and you have also got various top rankers, various 150 students you have already mentored. But I think this is the first time that you have also got single digit rank, and that is also all India rank 2. Yes. So please tell something about that after mentoring so many students, what was your emotions like when you saw the result for the first time? नहीं, it was really great because हर बार ये था कि टॉप 50 में, टॉप 20 में बहुत सारे आते थे,
और इनफैक्ट 11 तक आया है, लेकिन वो सिंगल डिजिट जो था ना, एक होता है कि सिंगल डिजिट में रैंक आए आपके स्टूडेंट की, वो नहीं था अभी तक। अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली किसी न किसी सब्जेक्ट टॉपिक में या किसी न किसी में नंबर कम हो जाते थे। बट इस बार जब देखा ये आई टू अनिमेश था और बहुत अच्छा लगा। ही वॉज पार्ट ऑफ माई अर्लियर मेंटरशिप प्रोग्राम, और लगता था उसको देख के कि ये टॉप 100 तो आएगा, क्योंकि एक चीज़ बड़ी अच्छी थी उसमें कि 56 टेस्ट लिखे उसने। 56 टेस्ट मतलब 56 टेस्ट हमारे यहाँ लिखे, बाकी भी और जगह लिखे होंगे। तो इतने टेस्ट उसने लिखे हैं, सोचिए। इट मीन्स दैट एवरी वीक उसने टेस्ट लिखना शुरू किया था और वो लिखता रहा। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि 10-15 टेस्ट के बाद, 15 टेस्ट के बाद उसके नंबर अच्छे आने लगे थे। हिज मार्क्स वर गुड। बट होता क्या है कि मैंने बहुत सारे एस्पेक्ट्स में देखा है कि वो कॉम्प्लिसेंट हो जाते हैं कि भाई अब तो मार्क्स तो अच्छे आ रहे हैं, अब क्या कॉम्प्लीट करना। ही एक्चुअली कंटिन्यूड कि नहीं, मैं और अच्छा कर सकता हूँ, आई कैन स्टिल डू माई बेस्ट। एंड ही ट्राइड, ही एक्चुअली ही रोट टिल द वेरी एंड। एंड दिस इज समथिंग विच इज वेरी कॉमन इन both the rank 1 and rank 2, I think. कि वो लोग कॉम्प्लिसेंट नहीं हुए। उनको ये था कि हम अभी भी शायद और एक्सीलेंस अचीव कर सकते हैं। अनिमेश की जर्नी और डिफरेंट ये भी थी क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट था, वर्किंग प्रोफेशनल था, प्लस उसकी मॉम जो थी वो इंटरव्यू के टाइम पे एक्सपायर हो गई थी। तो विद दैट इमोशंस ही गेव दैट एंड लिटरली ही डिड वेरी वेल। वेरी हम्बल फेलो। सो आई ऑल्सो डिड अ पॉडकास्ट विद हिम just after the results, and very, very humble, still very humble, and I think he'll do great in life. So, sir, the journey of civil services, there are two very important stages are there. That is, one is main stage and the interview stage. The main stages is about 70-50 marks. Very, very important and very, very subjective also. So, I think in the context of subjectivity, mentorship becomes so important. So, what has been your experience with respect to mentorship so far, and why do you think choosing a right mentor is very important for the student? So definitely, Piyush, I think mentorship has been it plays a very key role in the success of aspirants, because the whole idea of mentorship is mostly about application part. They focus on the application part. कि भाई ultimately now that you have studied, you have done everything, now how to apply the knowledge to get marks. And in this regard, and for mains, this is even more important, because mains में it's all about कि आप कितना भी पढ़ लिया है, आपको 8 मिनट में आंसर लिखना आना चाहिए. दैट इज द मेन आर्ट दैट यू नीड टू लर्न. उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपके पास फ्रेमवर्क्स हो आंसर राइटिंग के, और वो फ्रेमवर्क्स कहीं ना कहीं एक अच्छा मेंटर जो है वो एक फ्रेमवर्क आपको देता है, प्लस वो इंश्योर करता है कि आप उस फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट कर रहे हो. क्योंकि सिर्फ फ्रेमवर्क तो देर आर सो मेनी फ्रेमवर्क्स दैट आर अवेलेबल ऑनलाइन, बट द मेन थिंग इज दैट कि यू हैव टू अप्लाई द फ्रेमवर्क, एंड इट्स अ जॉब फॉर मेंटर टू इंश्योर दैट द मेंटी इज अप्लाइंग द फ्रेमवर्क. सर मुझे ना एक पीसफुल वॉरियर मूवी है, उसकी एक लाइन याद आ रही है. तो उसमें जो प्रोटैगनिस्ट एक्टर होता है वो बोलते हैं कि द विजडम इज नॉट सेम एज नॉलेज. तो जो आज आई थिंक आप बात बोल रहे हैं वो यही बोल रहे हैं कि पीपल नो फ्रेमवर्क, दे माइट नो इट फ्रॉम वेबसाइट्स, फ्रॉम ब्लॉग्स, फ्रॉम हेयर एंड देयर, बट द रियल थिंग इज एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज, एंड दैट टू इन दोज 7 to 8 minutes. I think that becomes very challenging, and that is where the role of mentor comes in, that he makes that knowledge into wisdom, so that you apply that in a very limited amount of time that you get during mains. Yes. So sir, इस mentorship की जर्नी में आई एम श्योर आपके कुछ बहुत यूनिक एक्सपीरियंस भी रहे होंगे टॉपर्स के. थोड़ा बताइए सर उनके बारे में. बहुत सारे हैं ऐसे. जैसे इस बार की अगर मैं बात करूं तो एक था मेरा स्टूडेंट, उसके पेरेंट्स जो थे, उसकी जो मम्मी थी वो जो थी बीरी वर्कर थी, एंड मतलब बहुत मुश्किल से दे वर्कड हार्ड एंड लास्ट अटेम्प्ट था. तो मेन प्रॉब्लम क्या थी उसकी कि 5 साल यहाँ दे चुका था, हर साल कुछ ना कुछ जो लैंड बचती थी वो लैंड जाती रहती थी. बहुत प्रेशर था उस पर. इनफैक्ट मतलब सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मेंस के बाद वो आके कि सर कुछ काम दे दीजिए, क्योंकि इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट. लास्ट अटेम्प्ट था एंड यू गॉट अ रैंक, गुड रैंक. तो ऐसे बहुत केसेस हुए हैं. जैसे एक मेरा स्टूडेंट था, अगेन नाम मैं नहीं लूँगा अगेन फॉर देयर प्राइवेसी रीजंस, कि उसका ये था कि ही वाज इन मेंटल असाइलम 20 days बिफोर द इंटरव्यू. शॉक्स लगे थे, एंड उसके बाद वो जो है इंटरव्यू में गया और 200 के 200+ नंबर लेके आया और टॉप 100 में रैंक लेके आया. तो ऐसे बहुत एक्सपीरियंसेस आपको मिल जाते हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं आपको यू फील वेरी प्राउड. जैसे एक और मेरा स्टूडेंट था, उसके जो है पेरेंट्स एग्रीकल्चर लेबरर थे, लैंडलेस लेबरर्स थे, और वो इस बार जो है IAS बना है. आई थिंक आपका भी कई स्टूडेंट्स थे इस बार जो. सर मुझे लग रहा है कि इस जर्नी में ना हर एस्पिरेंट की जो जर्नी है बहुत यूनिक है, और उसमें भी एक
आई वुड से एक साइलेंट क्राइसिस है, वो है मेंटल हेल्थ की. सो वेरियस एस्पिरेंट्स कंटिन्यूस अटेम्प्ट देते रहते हैं, फेलियर उनको मिलता रहता है, सोसाइटी जज करती है, आइसोलेशन में आ जाते हैं, एंड देन दे फील लोनली अबाउट इट. और फेलियर में पता है कि कोई किसी का होता नहीं है, एंड दैट जर्नी बिकम्स वेरी लोनली, और उसमें वो खुद को सेल्फ डाउट करने लगते हैं. आई रिमेंबर वन स्टूडेंट, शी विल कम टू मी एंड शो हर आंसर्स. मैं उनको बोलता था आप अच्छा कर रहे हैं, आपको डेफिनेटली आप अच्छा करेंगे. नहीं सर, मेरा तो बिल्कुल नहीं होगा, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगी. एंड दो सॉर्ट ऑफ सेल्फ डाउट सेट कैप्टन की भाई हो ही नहीं पाएगा. सो शी हैड गॉट वेरी गुड रैंक, 200 समथिंग रैंक दिस ईयर. तो एवरी एस्पिरेंट्स जर्नी यूनिक, और मुझे सर ऐसा लगता है कि दैट इज व्हाट is keeping our job alive, our responsibility alive, because when we live those journeys together, and I mean that is what we work for, I guess. That's very interesting also when you see this, कि आपको लगता है कि लाइफ चेंज हो रही है और आपका कुछ तो रोल है इनकी उसमें भी. You feel satisfied कि भाई ये कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है ना. when I also see my mentees जो अब तो मतलब SPDM भी बन गए हैं कुछ, तो अच्छा लगता है देख के, क्योंकि रील्स वायरल हो रही हैं. It feels good. It gives a different kind of satisfaction. And then you feel कि यार अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग. और सर मैं एक लाइन थोड़ा ऐड करना चाहूँगा इसमें कि आई थिंक नाउ ऑल्सो व्हेन आई लुक एट द सिविल सर्विसेज रिजल्ट, ए डे बिफोर पता चल जाता है आजकल के रिजल्ट आने वाला है सर, वैसे ही बटरफ्लाई जाते हैं स्टमक में. सेम, ये बात आपने सही बोली. रिजल्ट जैसे हमारा ही आ रहा है, ऐसा ही लगता है कि वो जर्नी हम ही जी रहे हैं, और वो मतलब वो कहीं ना कहीं यंग रखता है इस प्रिपरेशन. इनफैक्ट मेरे को अपने रिजल्ट से याद है, तो इसकी मेरी मम्मी वही बोलती है कि तुमने क्यों छोड़ दिया खाना पीना भाई, तुम्हें क्या टेंशन हो रही है. हर 5 सेकंड में हम भी करते रहते हैं, क्योंकि कहीं ना मेरे को सबसे ज़्यादा ये लगता है जिनका हो रहा है वो नहीं लगता है, मेरे को लगता है कुछ का नहीं भी होगा, ठीक है ना. इनके साथ बहुत मेहनत मैंने भी करी, इन्होंने भी बहुत मेहनत करी है, और फिर मेरे को उस चीज़ का बुरा लगता है कि यार इनका नहीं होगा. और कुछ इसमें ऐसे भी इनका लास्ट अटेम्प्ट है, मैं सोचता हूँ कि अब ये क्या करेंगे. तो मेरे को ना मोर देन सक्सेस मेरे को ये फील आता है ज़्यादा कि यार जिनका नहीं होगा उनको कैसे मोटिवेट करना है. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सर ऐसा ही होता है रिजल्ट के बाद. आई थिंक एक सिग्निफिकेंट टाइम इसी पे जाता है कि जो जिनका नहीं हो पाता अनफॉर्चुनेटली, उनसे बात करने में बहुत कई जर्नी बहुत डिफिकल्टी से गुजर के आती है, और फिर ऐसा रिजल्ट आता है, तो दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट ऑल्सो. और वहाँ पे एक्चुअली मेंटर का एक मेन रोल भी है. मेंटर का रोल सिर्फ सक्सेस में साथ देना नहीं है कि सक्सेस हुआ और हम पॉडकास्ट में अब ले आए. उनसे भी बात करनी बहुत जरूरी है जो शायद आप नहीं सक्सेसफुल हो पाए, क्योंकि वहाँ पे भी जो हमने बात करी कि मेंटल हेल्थ के भी इश्यूज आ जाते हैं, बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं. दे स्टार्ट डाउटिंग ऑन देमसेल्फ. मतलब लास्ट ईयर का मैं आपको एक स्टूडेंट बताता हूँ, AI रैंक 67 है इस बार, अतुल सिंह. तो उसका लास्ट ईयर जब नहीं हुआ था, उसके बाद उसका एक सब्जेक्ट आई थिंक एसए में नंबर बहुत कम थे, 76 या 77 नंबर थे, बाकी नंबर अच्छे थे. तो उसका लास्ट ईयर मेंस के बाद जो है, सॉरी ये इंटरव्यू के बाद, रिजल्ट के बाद मेरे पास कॉल आया. एकदम वो था कि मैं छोड़ देता हूँ, नहीं हो सकता. 4 अटेम्प्ट हो चुके थे ऑलरेडी, और अल्टीमेटली काफ़ी देर तक उसको ये पेप टॉक भी दिया हम लोगों ने, ये सब. एंड इस बार उसने फिर दिया, 67 रैंक है, IAS बन गया. उसके पापा सिक्योरिटी गार्ड हैं. तो अगेन एक बहुत बड़ा एक वो सीन है कि आई थिंक ये जर्नी है जो इंस्पायर करती हैं हमको भी मेहनत करने के लिए. बिल्कुल, कि हम कुछ अलग हर बार अलग करें, कुछ नया करें, बिल्कुल बच्चों के लिए बेस्ट कर सकें. अभी एक थोड़े दिन पहले एक मैसेज आया बच्चे का कि सर आई गॉट दिस मच रैंक, आई एम इनटू IAS बिकॉज ऑफ एथिक्स एंड एसे ओनली. ही हैड इम्प्रूव अराउंड 60 मार्क्स इन दीज 2 पेपर्स ओनली. तो वो चीज़ें बहुत अलग फील देती हैं कि आप जो कर रहे हो उसका एक मीनिंग है, और वो छोटा रोल जब हम अदा कर पाते हैं बच्चों की मेहनत के संग, तो दैट इज़ वेरी इंस्पायरिंग. बिल्कुल. और आई थिंक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हर साल हम भी उतना ही एक्सीलेंस चेंज करें एज ए मेंटर. बिल्कुल, बहुत मेहनत करें अपने कंटेंट में, बच्चों की जर्नी को और आसान बनाएं. बिकॉज एक चीज़ और भी ना, UPSC चेंज हो रहा है. आप सेम मेथड्स 3 साल पहले 4 साल पहले आप सेम नहीं कर सकते हो, बिकॉज UPSC चेंज हो रहा है तो आपको भी चेंज करना पड़ेगा. दैट्स व्हाई यू फील दैट. अच्छा, एक चीज़ पीयूष ये बताओ कि अब अगला अब प्री हो गया है, अब अगले 3 महीने मेंस हैं, तो व्हाट आर द मिस्टेक्स यू फील कि एस्पिरेंट्स कमिट करते हैं इन 3 महीनों में? Sir, I feel that just after prelims, when they start their mains preparation, I think the aspirants feel they have a lot of time. And they start collecting all the content that they can from the market. Xerox shop पे जाएंगे, वहाँ से Xerox उठा लेंगे, PDF डाउनलोड कर लेंगे, and they feel like they have all the time in the world to prepare the best content that is possible. बट सर वो हो नहीं पाता है. लास्ट में रायता समेटना भी पड़ता है, याद भी करना पड़ता है, अप्लाई भी करना पड़ता है. सो द बिगेस्ट मिस्टेक आई बिलीव दैट द एस्पिरेंट्स डू इज दैट दे कीप ऑन कलेक्टिंग कंटेंट एंड कंटेंट. सो रादर देन आई वुड से दैट दे शुड
start consolidating their content. अगर कहीं पे gaps हैं तो उन gaps पे काम कर लें rather than पूरा 360 degree change करने के अलावा. Another important thing जो मुझे लग रहा है, especially with respect to the aspirants who are failing mains consecutively, sir, I believe there are few factors that makes their mains journey more difficult. First is many of the aspirants do not know that where they are going wrong. They might be writing tests again and again and again and again. They might be writing 50 tests, 100 tests, but they might not be knowing that what is wrong with the answer that they are writing. So first step is knowing that what is wrong in their journey. Second step is, even after when they are told by some mentor or any person that okay, this is where you are lacking, the biggest challenge is to improve. Most of the aspirants do not improve, even if they know that the introduction is not good, even if they know the content is not good, even if they know the validation is not coming, they do not improve. They keep on doing the same thing, and they believe that somehow doing the same hard work again and again they will get the marks. That is not the case. You get the marks only when you improve. And third important thing is improving consistently. One important thing here, sir, जो मेरा experience है वो ये है कि when students comes to me and they show their answers, so at times their answers are brilliant, and the aspirants feel okay, now I have got very good feedback, I will get very good marks in the exam, but that does not happen. That does not happen because just after that answer वो complacent हो जाता है, वो लगातार उसी तरीके से excellence को change नहीं करता रहता है. उसको जो excellence है अपने answers में और कैसे बढ़ाना है, वो जो improvement है वो consistent होना चाहिए. So third important aspect is consistency in improvement, that you are improving your answer day by day, so that you maximize your answers when you are writing in the examination hall. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात बोली. आई थिंक इसमें एक और चीज़ भी है कि आंसर राइटिंग भी लोग बहुत लेट शुरू करते हैं. कुछ लोग 10-15 दिन पहले उनको लगता है हम स्टार्ट करेंगे, बिकॉज आप अगर उतना लेट स्टार्ट करोगे तो आप अपनी गलतियाँ आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, और शायद कर भी ली तो आपका टाइम भी इम्प्रूव करना, हाँ उस पर वर्क कर देगा. आई थिंक एक और चीज़ मुझे लगता है जो कि एथिक्स और एस्से भी लोग इग्नोर करते हैं बहुत सारे एस्पिरेंट्स, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि एथिक्स और एस्से में सबसे ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं, राइट? तो क्या लगता है, बिकॉज यू हैव बीन मेंटरिंग स्टूडेंट्स फॉर एथिक्स एंड एस्से, एथिक्स में क्या लगता है, लाइक एथिक्स कैसे डिफरेंट है? कि बहुत सारे मैंने देखे हैं, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स भी हैं जिनकी रैंक भी आई है, कम रैंक आई है, या जिनकी शायद नहीं आई, उनका रीज़न रहा है एथिक्स. GS 123 में नंबर अच्छे आ रहे हैं और 4 में नहीं आ रहे हैं. तो कैसे एथिक्स की आंसर थोड़ी डिफरेंट होती है GS 123 से? Actually, sir, the nature of the paper is very different. The nature of the paper is to check your ethical aptitude. At least that is what UPSC tries to do. So I think the aspirant need to understand that the nature of paper is different than the other 3 GS paper, and so should be their approach. Because when you come to ethics paper, aspirants often find the paper is very abstract in nature. They cannot make out from which part of the syllabus the questions are coming. They say the quotation based questions में difficulty आ रही है. Difficulty आ रही होती है because they do not understand the context behind the quotation. They often don't understand the context behind various questions that arises out of the various traditional ethical debates. So for that, absolute conceptual clarity is must. So that as soon as you look at the questions, you know that what are the all ethical frameworks you need to apply, the decision making framework that you need to apply in case studies, what are the templates you can use to write answers in the quotation based questions, because in ethics paper you always have crunch of time. I'm sure sir आपका experience भी रहा होगा कि बच्चा का case study छूटता ही है because it is very lengthy paper. So उसका purpose भी यही है, because when you are hard pressed for time, you do not have time to maneuver your answer, and that is what perhaps UPSC is checking your instinct, the instinct of writing answer. So होता ही है कि उस instinct में फिर बच्चा पेज फिल करने लगता है, सेक्शन ए के आंसर्स में डेफिनेशन एग्जाम्पल डंप कर देगा, तो फिर सर कैसे नंबर आएगा? So I think the biggest challenge is that you need to build conceptual clarity with respect to the ethics syllabus, then prepare the templates and the decision making frameworks beforehand, so that you can apply them in the exam in the exam like conditions. So that is what that aspirants needs to work upon अगर उनको मार्क्स लाना है इसमें. तो एथिक्स के लिए आप क्या करवा रहे हो इस बार इन 3 महीनों में? सो सर इन्हीं चीज़ों पे काम करेंगे. सबसे पहले तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे काम करेंगे, कि उसके बिना नंबर नहीं आ सकता. लॉट्स ऑफ एस्पिरेंट्स कम्स टू मी, बोलते हैं सर हमारे नोट्स प्रिपेयर्ड हैं. अरे भाई 100 रुपये में नोट्स प्रिपेयर्ड हो जाता है. यू गो टू एनी शॉप एंड यू बाय द नोट्स आर प्रिपेयर्ड. सो दैट इज नॉट द वे एथिक्स शुड बी प्रिपेयर्ड. एथिक्स शुड बी प्रिपेयर्ड बाय गेटिंग द कंसेप्चुअल क्लैरिटी, बाय नोइंग द इंटरलिंकेजेस बिटवीन वेरियस सिलेबस, बाय नोइंग द एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट इन द रियल लाइफ सिनेरियोज, बिकॉज दैट इज व्हाट इज आस्क्ड बाय UPSC in section A and section
शुड बी. सो उस पर फोकस करेंगे एंड दैट विल बी फॉलोड बाय एक्सटेंसिव आंसर राइटिंग ऑन सेक्शन ए. 6 मिनी टेस्ट होंगे 1-1 घंटे के, PYQs भी उसमें काफ़ी सारे होंगे, एंड दैट विल बी इमीडिएटली फॉलोड बाय द डिस्कशन. इन दैट डिस्कशन आई विल बी टेलिंग द वेरियस टेम्पलेट्स जो यूज होने चाहिए थे आंसर्स में, आगे क्या यूज हो सकते हैं, वेरियस इंपॉर्टेंट थीम्स. सिमिलरली फॉर केस स्टडीज ऑल्सो आई विल बी डूइंग द 6 सेशंस, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर बेस्ड, क्राउड मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, वेरियस एथिक्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट रिलेशनशिप्स, लीडरशिप पोजीशंस, वेरियस कॉन्टेक्चुअल के स्टडीज करवाएंगे, और जो फ्रेमवर्क्स मोर और लेस यूपीएससी के PYQ के एनालिसिस पे बेस्ड हैं, जो अप्लाई भी हो जाते हैं. आई थिंक अर्जुन गुप्ता के संग मैंने पॉडकास्ट किया था, उन्होंने भी ये चीज़ बोली थी कि वो फ्रेमवर्क को ही वाज एबल टू अप्लाई इन द एग्जामिनेशन हॉल एंड ही वाज एबल टू कंप्लीट पेपर बिफोर टाइम बिकॉज ऑफ द टेम्पलेट्स ओनली. सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू दिस ईयर सर. और सर आपसे एक क्वेश्चन आपने पूछा था मुझसे कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं एस्पिरेंट्स के लिए, तो क्या कोई एक स्ट्रक्चर्ड तरीका हो सकता है जिससे जो एस्पिरेंट हैं, जो तैयारी कर रहे हैं मेंस की, इन प्रॉब्लम्स को नेविगेट कर सकें, अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रक्चर कर सकें, और ये बिना चिंता किए हुए कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, केवल अपनी मेहनत पे फोकस कर सकें. Sir, you asked me about that. What are the common mistakes that have been done by the aspirants between prelims and mains? So, what should be the strategic plan that the aspirant should follow between prelims and mains? कैसे वो mistakes को avoid कर सकता है based on your experience? तो मेरे को लगता है कि इस बार हमारे पास 3 महीने हैं, लगभग 3 महीने से भी कम है प्री और मेंस के बीच. तो हम इसको मोटा मोटा 3 महीनों में बांट सकते हैं, फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ. फर्स्ट मंथ मेरे को लगता है कि दैट शुड बी द फेज ऑफ कंसोलिडेशन एंड रिविजन. क्योंकि क्या होता है कि आपने बहुत सारे मीन्स के टॉपिक्स होते हैं जो आपने शायद 4 महीने पहले, 5 महीने पहले पढ़े होंगे. ऑप्शनल भी आपने जो है 4 महीने पहले ही पढ़ा होगा, 3 महीने पहले पढ़ा होगा. तो पहला काम तो ये है कि आपको सारा ये रिवाइज करना है, ब्रशअप करना है, कंटेंट को कंसोलिडेट करना है, और एटलीस्ट वीकली टेस्ट देना है. ठीक है ना. तो मेरे को लगता है कि 75% टाइम पहले मंथ में इट शुड बी डन ऑन कंसोलिडेशन एंड 25% टेस्टिंग में. सेकेंड मंथ में हमें जो है इसको 50-50 करना पड़ेगा. 50% रिवीजन, यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स को रिवाइज करना है, अपने नोट्स को अपडेट करना है. ठीक है ना. आपको और जो चीज़ें होती है, एक्स फैक्टर्स, केस स्टडीज़, वो सब जो है अपने नोट्स में डालनी है, और प्लस आंसर राइटिंग की इंटेंसिटी इंक्रीज कर देनी है. ठीक है ना. तो 50% आपका ये काम रिवीजन एंड 50% आंसर राइटिंग. थर्ड मंथ में मेरे को लगता है कि आंसर राइटिंग शुड बी द मेजर फोकस एरिया. अब आपका हो गया कंसोलिडेशन, रिवीजन, सब हो गया. थर्ड मंथ में आपको जितना चाहो आप जितना आंसर लिख सकते हो उतना आंसर लिखो, और आप आंसर राइटिंग के थ्रू ही रिवीजन करो. मैं तो कह रहा हूँ. तो आई थिंक दैट शुड बी, आई थिंक द स्ट्रैटेजी जो होनी चाहिए मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से. अगेन सबकी अपनी अलग अलग होती है, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस एग्जाम. बट मेरे को लगता है कि ये स्ट्रैटेजी वर्क्स. I guess, dear students, one important thing here that we can learn from Fazal's first strategy is the order. That we need to prepare content first, because what happens is as soon as the prelims gets over, aspirants start writing answers, even if they do not have content. And after 15, 20, 25 days, they realize that, they do not have content. Then they start preparing content. So it will take another 1 month for them to get the content prepared, etc. And then they do not have time to first revise that content and then apply that content. So it is very important that the initial 1 month we realize that what are the areas where we need more content. It may be your ethics paper, it may be your paper 2, it may be your internal security, it may be any segment of your GS, optional, essay, whatever, that you consolidate your content on these areas, you strengthen your weak areas first, and then you go for the revision and the application, like was sir was saying. तो सर इसके लिए कोई structured method, कोई structured program है जो आप लेके आ रहे हैं जिससे बच्चा इस टेम्पलेट को फॉलो कर सके अपनी प्रिपरेशन में? तो शोर शॉर्ट मेंस प्रोग्राम हम लोग का स्टार्ट हो रहा है 23rd से, और शोर शॉर्ट मेंस प्रोग्राम में सारी वो लर्निंग्स हैं जो, और सारे वो फ्रेमवर्क्स हैं जो मेरे पहले प्रोग्राम में थे, जो 5 साल से मैं चला रहा था, जिससे करीब 200 से ज़्यादा लोग की रैंक आई थी उस प्रोग्राम से. तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं. उसमें आपका जो है 3 layers ऑफ मेंटरशिप है. I'll take 10. What is this 3 layer of mentorship? तो इसमें काइंड ऑफ पर्सनल मेंटर रहेगा उनका, जो हर टेस्ट के बाद उनके साथ प्रॉपर एक डिस्कशन करेगा. कुछ बच्चों के साथ मैं भी करूँगा पर्सनल डिस्कशन बेस्ड ऑन माय अवेलेबिलिटी.
एंड सेकंड लेवल पे जो है मेरे कुछ 10 के आसपास स्ट्रेटजी सेशंस होंगे ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स, जैसे हर एक GS1 2 3 का अप्रोच क्या होना चाहिए, क्या टेम्पलेट्स हैं, तो वो मैं करूँगा 10 सेशंस, और उसके अलावा 8 से 10 सेशंस जो IAS IPS रैंकर्स इस बार हुए हैं, और बेस्ड ऑन दैट कि उनका एक्सपर्टीज़ किस में रही है, किस सब्जेक्ट में उनके मार्क्स आए हैं, तो उनके भी जो है स्ट्रेटजिक सेशंस रहेंगे। इसके साथ हमारे 20 टेस्ट हैं, 12 FLT और 8 सेक्शनल। वर्कबुक हम देंगे जो एक काइंड ऑफ उनकी एक नोट मेकिंग के लिए एक टेम्पलेट जो है उनको देगा, और वो ना ही उनको कंटेंट देगा प्लस उनको तैयार करवाएगा, उनको फ्रेमवर्क देगा आंसर राइटिंग का। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो प्रोग्राम में हैं। तो आई थिंक हाँ सर इमीडिएटली कुछ कर रहे हैं क्या हम अभी इसके लिए? इमीडिएटली हम जो है हमारी जो है 5 डेज़ की मास्टर क्लास है जो हमारी स्टार्ट हो रही है आजकल में, और उसमें जो हैं आप भी हैं, मैं भी हूँ, जैन सर भी हैं, ब्रिजेन सर भी हैं, तो ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ मेंस प्रिपरेशन। और ये उनके लिए भी है जिनको लगता है उनका प्रीलिम्स शायद क्लियर नहीं हो रहा है, तो हम हर एक एस्पेक्ट पे दैट इज इंपॉर्टेंट सर, बिकॉज प्रीलिम्स क्लियर ना होने के बाद बच्चा कहेगा प्रीलिम्स में ही लग जाते हैं, और वो बहुत गलत स्ट्रेटजी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक टिल दिसंबर उनको तो मेंस पे ही फोकस करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एथिक्स पे आप कर रहे हैं, मेंस आंसर राइटिंग पे, और प्रीलिम्स के पे मैं कर रहा हूँ, बाकी करंट अफेयर्स पे जयंत सर कर रहे हैं, एसए में जो है विजयन सर कर रहे हैं। तो आई थिंक इट विल बी अ वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन जो कि होने वाला है। कुछ बचा है क्या? नहीं बस ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, एंड करिए हाँ लास्ट में। ठीक है, हो गया। तो आई थिंक ये है, तो आई थिंक सेशन में मास्टर क्लास में हम लोग मिलते हैं। तो आई थिंक दिस इज ऑल वी हैव इन टुडेज पॉडकास्ट, एंड आई थिंक वी गॉट अ लॉट ऑफ इनपुट्स फ्रॉम पीयूष, एंड आई थिंक वी हैव टू अप्लाई बिकॉज दिस इज द टाइम। प्रीलिम्स के बाद जो 90 डेज होते हैं, यू शुड नॉट गेट कंप्लेसेंट कि भाई ठीक है प्रीलिम्स क्रैक हो रहा है अब ठीक है, बिकॉज प्रीलिम्स इज जस्ट अ क्वालिफाइंग एग्जाम। मेन जो है वो जो मेंस नाम है ना, वो मेंस नाम इसीलिए है क्योंकि वो वेरी इंपॉर्टेंट सर, दैट स्टूडेंट शुड नॉट get worried about whether they are clearing prelims or not. There is no other option but to prepare for mains. Yes. Otherwise the time loss जो होता है 15-20 दिन का, it cannot be covered. और आंसर कीज भी इतने ज़्यादा वेरिएशन आ रहा है आजकल कि nobody can predict कि उसका हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप जो है बहुत ज़्यादा आंसर कीज पे मत रिलाई करो, अपना एग्ज़ाम दो और उसके बाद लग जाओ मेंस की तैयारी में, और देखो उसके बाद जस्ट होप करो कि हो जाए, ठीक है। तो आई थिंक विद दिस वी आर एंडिंग दिस पॉडकास्ट, एंड वील बी बैक विथ another podcast very soon. Thank you.